हेलो स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्लास तक हमने ट्रायंगल टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक सर्कल। तो जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, सर्कल यानी कि वृत्त। देखिए, ज्योमेट्री के अंदर जितना इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक रहेगा सर्कल। बहुत सारे क्वेश्चन सर्कल से ही निकल के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं वन बाय वन। देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको हम सर्कल या वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक क्या होता है, एक सेंटर होता है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर या केंद्र। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस या परिधि बोल लीजिए आप। इसके बाद सेंटर से हम कहीं पे भी मिलाते हैं सर्कमफेरेंस को, तो ये जो चीज बन के आती है इसको हम बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या। क्लियर? और ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को दो जगह टच करे और सेंटर से नहीं जाती हो, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड यानी कि जीवा। क्लियर? तो ये कुछ छोटे छोटे नाम है जो अपने को पता होने चाहिए। फटाफट आप लिखते चलिए, बहुत बेसिक चीजें हैं ये हमारी। देखिए, ये मैंने कोई एक ड्रॉ की, ए बी यानी कि कॉर्ड है हमारी, कोई जीवा है। इस ए बी ने क्या किया, सर्कल के दो टुकड़े कर दिए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये जो बड़ा टुकड़ा है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? और ये जो छोटा टुकड़ा है इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड। ये जो सर्कमफेरेंस के जो टुकड़े हो रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो बड़ा वाला है, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ये हो जाएगा हमारा माइनर आर्क यानी कि दीर्घ चाप। ये हो जाएगा लघु चाप। क्लियर? तो ये दो टुकड़े हो गए हमारे, बड़ा वाला टुकड़ा और छोटा। बड़े वाले को मेजर बोलेंगे, छोटे को हमेशा माइनर। तो ये सेगमेंट हो गए हैं और ये हमारा आर्क हो गया, चाप हो गई है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक हमने टर्म्स सीखी। अब हम इसके वन बाय वन पॉइंट वाइज हम इनकी थ्योरम्स पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली थ्योरम, सबसे पहली चीज क्या कहता है कि ये कोई हमारा सर्कल है और ये हमारा ऐसी कोई भी लाइन, ऐसी कोई भी जीवा बोलूंगा मैं, जो सेंटर से निकलेगी, इसको हम बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे? यानी कि इसको हम बोलेंगे व्यास। क्लियर? तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। व्यास सबसे बड़ा या सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी डायमीटर जो है वो सबसे बड़ी कॉर्ड जो होगी उसको हम डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये कोई हमारा सर्कल है, ये हमारी कोई जीवा है, ए बी कॉर्ड है। तो ये क्या करेगा, यहां अगर एंगल थीटा बन रहा है ना, तो सेंटर पे कितना बनेगा, डबल बनेगा। ये प्रॉपर्टी हमने यूज की थी जब हम क्या पढ़ रहे थे, हम परिवृत्त पढ़ रहे थे, परिकेंद्र पढ़ रहे थे, सर्कम सर्कल या सर्कम सेंटर की जब हमने बात की थी, वहां हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर ये 70 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 140, डबल हो जाता है। तो क्या लिखेंगे द एंगल subtends by a chord at the center is double of the angle subtends at circumference।
यानी क्या मतलब हुआ, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होगा। क्या समझ में आया कि कोई भी जीवा है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा उसका डबल हो जाएगा। ये एक छोटी सी बात अपने को याद रखनी है, रख सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट को पहले समझिए। ये कहता है मान लीजिए दो कॉर्ड्स है, दो जीवा है हमारे पास ए बी और सी डी। इसको हम थोड़ा सा सिंपल वे में लिखेंगे, मैथ्स के टर्म में लिखेंगे, हिंदी में ज़्यादा लिखना बहुत टाइम लगता है। देखिए हमने कहा मान लीजिए ए बी बराबर सी डी है, सिर्फ समझना है आपको, ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स है, दो समान जीवा है। तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे, ये मान लीजिए हमारा सेंटर है, ए बी ने मान लीजिए एंगल बनाया ए ओ बी और सी डी ने एंगल बनाया सी ओ डी। तो क्या होगा, अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी हो जाएगा। इसका मतलब समान जीवा केंद्र पे समान कोण बनाएंगी। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी ए बी और सी डी इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनेगा, और अगर सेंटर पे एंगल इक्वल बन रहा है दो कॉर्ड्स की वजह से तो उन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा और ये है तो ये हो जाएगा, ये म्यूचुअल चलते एक दूसरे, वाइस वर्सा कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कब यूज आ जाते हैं आपको पता नहीं चलेगा, तो पहले से जब याद होगा तब आपके लिए थोड़ा सा काम क्या होगा, इजी। ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है। एक डायग्राम और बना देता हूँ थोड़ा सा आपको और अच्छे समझ में आए। इसमें हो सकता है आपको ये लगे कि ये दोनों लाइनें सीधी हैं, तो लीजिए दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए हमारा ए बी है, ये लीजिए हमारा सी डी है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। एक एंगल तो ये बना, एक एंगल ये बना, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। तो ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं, दोनों डायग्राम ट्रू है इसके लिए। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर को पहले समझिए क्या कहता है ये पॉइंट। ये कहता है ए बी कोई कॉर्ड है, कोई जीवा है हमारी, इसने सर्कमफेरेंस यानी परिधि पे कोई एंगल बनाया। मान लेते हैं इस एक्स पॉइंट पे इसने एंगल बनाया थीटा। अब यही ए बी अगर इसी सर्कमफेरेंस पे कोई और एंगल बनाती है, मान लेते हैं इस वाई पॉइंट पे इसने कुछ एंगल बनाया, या हो सकता है इस जेड पॉइंट पे कोई एंगल बनाया, तो ये जो एंगल होंगे ये एंगल भी क्या है, थीटा ही बनेंगे। ये एंगल भी क्या बनेंगे, थीटा बनेंगे। क्या समझ में आया इससे? इससे ये समझ में आया एक जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए सभी कोण समान होंगे। एंगल सबटेंड्स बाय ए कॉर्ड एट द सर्कमफेरेंस आर इक्वल। तो लिख लेते हैं हम इसको। एक जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए सभी कोण समान होंगे। all angles subtended by a chord at the circumference are equal। यानी क्या कह सकता हूं मैं, एंगल ए एक्स बी इक्वल टू एंगल ए वाई बी इक्वल टू एंगल ए जेड बी, ये सारे इक्वल होंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखना चाहूँगा कि
जीवा के एक ही तरफ बनने चाहिए, यानी कॉर्ड के सेम साइड में होने चाहिए। देखिए ये ए बी है, इसने सर्कमफेरेंस के दो टुकड़े किए, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा। आप देख रहे हो ये सारे एंगल सर्कमफेरेंस के, मतलब इस कॉर्ड के ऊपर वाली साइड है सर्कमफेरेंस की, ठीक है। नीचे वाली साइड पे मैंने कोई एंगल नहीं बनाया। तो एक डायग्राम में और बना लेता हूँ आपको और अच्छे से समझाने के लिए। देखिए ये ए बी है, ये पी क्यू है, तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। क्लियर? ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, वैसे नीचे वाले भी आपस में इक्वल चलेंगे। ये लिख लीजिए फटाफट। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये हमारी कोई कॉर्ड है ए बी, जीवा है ए बी। इसने क्या किया, एक एंगल ऊपर बनाया और एक एंगल इसने नीचे बनाया, ठीक है। तो दो एंगल बने, इसको हमने थीटा नाम दिया, इसको हमने अल्फा नाम दिया। अब आपको याद आ रहा होगा हमने एक टर्म यूज की थी, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए ए एक्स बी जेड क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल ए एक्स बी जेड कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है ये हमारा, ऐसे। तो पॉइंट क्या निकल के आया, अब ये साइक्लिक आपको पता चल गया। तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइक्लिक की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा प्लस अल्फा हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? तो ये पॉइंट नंबर 5 लिख लीजिए आप फटाफट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मान लीजिए ए बी कोई हमारी जीवा है, कॉर्ड है, ठीक है। ये हमारा सेंटर है ओ। अगर मैं सेंटर से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए ये मेरा ओ एक्स है, तो ये जो ओ एक्स है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ओ ए बी पे। तो मैं लिखता हूँ ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एक्स जो है वो ए बी पे लंब है। तो ये जो ओ एक्स है ये क्या करेगा, ये ए बी के दो बराबर टुकड़े कर देगा, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा। तो अगर आप सेंटर से किसी जीवा पे 90 डिग्री ड्रॉ करते हो तो जीवा को आधा आधा कर देगा। अगर कोई कॉर्ड हाफ हाफ हो जाती है सेंटर से आई हुई किसी लाइन की वजह से, तो इसका मतलब वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री होगा तो आधा आधा, और आधा आधा हो रहा है इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ये वाइस वर्सा चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो लिखना चाहे स्टेटमेंट तो लिख सकते हैं, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects द chord। ये लीजिए, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, याद रखना है और स्टार भी लगाना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है, ये ए बी कोई कॉर्ड है, ये सी डी कोई कॉर्ड है, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, सेंटर से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला ओ एक्स, सेंटर से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला ओ वाई। तो क्या कहना चाहते हैं, देखिए मैं कहता हूँ यदि ए बी इक्वल टू सी डी हो जाता है, ए बी और सी डी अगर बराबर है, दो जीवा दो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं, तो जो ओ एक्स है वो ओ वाई के इक्वल होगा। यानी कि क्या कहा मैंने, समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगी। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर।
यानी समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगी। कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो उनका डिस्टेंस इक्वल होगा, और डिस्टेंस अगर इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। ये भी वाइस वर्सा चलेगा आपका बिल्कुल, ये इक्वल तो ये इक्वल और ये इक्वल तो ये इक्वल। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे भी हम एक सिंगल स्टार तो लगा ही सकते हैं। चलिए फटाफट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए 8 नंबर। ये क्या कहता है, ये ए बी हमारा क्या है, डायमीटर है, व्यास है, ये लीजिए O। तो ए बी, एक चीज बताइए, ए बी सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? आप बोलोगे ए बी सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो कुछ लोग बोलेंगे 0, कुछ लोग बोलेंगे 180। तो भैया ये 180 एंगल बना रहा है। ये एंगल यहां से यहां तक देखेंगे तो कितना है, 180। तो ये ऊपर बनाएगा तो इसका आधा नहीं बनाएगा क्या? 180 का आधा कितना हो गया, 90। ये चीज समझ में आई? इधर बनाएगा तो भी 90, नीचे बनाएगा तो भी 90, इधर बनाएगा तो भी 90। ये चीज समझ में आई? तो क्या समझ में आया हमें? व्यास परिधि पर हमेशा समकोण बनाएगा। क्या बनाएगा? समकोण बनाएगा। डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स right angle at the circumference। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, और इस पॉइंट की खासियत क्या है, जब इस पॉइंट का यूज आएगा ना आपके लिए, तब आप भूल जाओगे इस पॉइंट को। इसमें कुछ ऐसी पावर्स है, ये याद नहीं रहता, क्योंकि पहली बात तो बहुत कम यूज होगा, और जब यूज होगा तब आपको ये याद नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए आप याद रखने की, ठीक है। यानी डायमीटर है, जो व्यास है, वो कहीं भी एंगल बना रहा है ना सर्कमफेरेंस पे, परिधि पर, हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा। ये एक बहुत अच्छी जगह काम आता है, जब भी काम आता है वो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 9 नंबर। ये क्या कहता है समझिए। इसकी हेडिंग लिखिए, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, जीवा की केंद्र से दूरी, ठीक है। ये हमने सेंटर ले लिया है, ये हमारा ए बी है। हमें ये निकालना है कि ए बी सेंटर से कितना दूर है, कैसे निकलेगा। देखिए तो समझिए, आपको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये लीजिए ओ एक्स। ओ एक्स क्या करेगा, ए बी को आधा आधा करेगा, ये हम पहले देख चुके हैं, तो ये इक्वल भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आपको ओ एक्स बी, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, यूज ट्रिपलेट ऑब्लिक पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल BOX। ये BOX ट्राइंगल है, इसके अंदर आप पाइथागोरस यूज कीजिए। ये वाला ट्राइंगल ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए ये O है, ये X है, ये B है, ये हमारा रेडियस है, और ये हमारा AB का आधा है, और ये हमारा डिस्टेंस है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना होता है, डिस्टेंस निकालना होता है। तो ये ट्राइंगल हमेशा हमें ध्यान रखना है। आप चाहे तो BOX की जगह AOX भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रेडियस होगा, एक जीवा का आधा होगा, और एक हमारा डिस्टेंस होगा सेंटर से। तो ये डायग्राम हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा दिया हुआ आप कर सकते हैं इजीली। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूँ कि ए बी की वैल्यू है 16, रेडियस दे रखा है आपको 10, तो जल्दी से बताइए ओ एक्स कितना होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया, तो आप क्या फटाफट लिखोगे, रेडियस 10 है तो यहाँ लिख दोगे 10, बी एक्स का मतलब ए बी का आधा कर लो, 16 का आधा हो गया 8, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये 10 है ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो आपका आंसर कितना हो गया 6। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपसे कि जीवा है, उसकी लंबाई इतनी है, सेंटर से डिस्टेंस बताइए। कॉर्ड की लेंथ दे देगा, रेडियस दे देगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आपसे पूछ लेता है। तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट है, इसको भी हम याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर की हेडिंग लिखिए, लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की लंबाई।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ। अच्छे से समझना, पहले इसको समझना फिर आपको लिखना है। ये क्या कहता है देखिए, इसमें एक मैं छोटी सी टेबल बना रहा हूँ। ये मैंने लिखा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये थीटा का मतलब है एंगल एट सेंटर, यानी कि केंद्र पे बना कोण। क्या समझ में आया देखिए, इसको समझना भी बहुत आसान है। ये लीजिए, मैंने ए बी कोई जीवा बनाई और इसने सेंटर पे एंगल बनाया 60 डिग्री। ये ए बी कोई जीवा है, इसने सेंटर पे एंगल बनाया 90 डिग्री। ए बी कोई जीवा है, इसने सेंटर पे एंगल बनाया 120 डिग्री। ये 3 केस है, ये हमारा केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है और ये केस मेरा थर्ड है। ठीक है, अच्छे से देखना इस चीज़ को। हम बात कर रहे हैं कि जीवा है, ए बी कॉर्ड है, वो सेंटर पे एंगल बना रही है, 60 बना रही है, 90 बना रही है और 120 बना रहा है। ये 60, 90, 120। तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, हम बात कर रहे हैं रेडियस के टर्म में। देखिए, अगर ये 60 डिग्री है, ये रेडियस, ये 60 डिग्री, अगर ये एंगल 60 है तो पीछे कितना बचा 120। ये दो साइड बराबर है तो इन दोनों एंगल को बराबर होना पड़ेगा। 120 का आधा कर लीजिए 60 60, यानी कि ये भी हो गया 60, ये भी हो गया 60। जब ये तीनों एंगल 60 60 60 हो गए तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस के बराबर। तो हम याद रखेंगे ए बी की वैल्यू हो गई है हमारी रेडियस के इक्वल। ये पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पे आ जाइए, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये आर है, ये आर है। 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाइए। अगर ये आर है, ये आर है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा √2r। ये चीज़ समझ में आई। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, √2r। अब इस वाले केस में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, सेंटर से यहाँ एक 90 डिग्री ड्रॉ किया, इसका नाम ले लिया x। तो इधर बच गया 60, इधर 90, तो इधर बच गया 30। ये r है। अब आप जब पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, जब हम आएंगे तब आपको मैं इस ट्राइंगल के बारे में समझाऊंगा कि अगर ये 30 डिग्री है तो cos 30 की वैल्यू के हिसाब से अगर देखेंगे ना, तो यहाँ cos 30 क्या हो जाएगा, देखिए cos 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा bx/r। क्लियर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो गया bx/r। इसको मैं थोड़ा ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से bx की वैल्यू मेरी आ गई है √3/2r। ये bx जो है ये ab का आधा है, तो इससे अगर ab निकालूंगा तो वो 2bx हो जाएगा, तो वो हो जाएगा √3r। ये चीज मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कि ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3r। अगर ये वाली बात आपको यहाँ अभी नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। अभी आपको सिर्फ ये याद करना है, क्या याद करना है कि अगर एंगल 30 डिग्री, अगर थीटा 60 डिग्री है, थीटा अगर 60 डिग्री है तो ए बी की वैल्यू होगी r। थीटा अगर 90 डिग्री है तो ए बी की वैल्यू होगी √2r। थीटा 120 डिग्री है तो ए बी की वैल्यू होगी √3r। तो क्या याद रखना अपने को, r, √2r, √3r। एंगल क्या क्या होंगे जब 60, 90 और 120। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, और आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, मतलब विद इन 5 सेकंड आप इस क्वेश्चन का आंसर मार सकते हैं अगर आपको ये टेबल याद हो तो। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं अभी क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। फटाफट लिखिए इसको। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखिए फटाफट क्वेश्चन। मैं सीधा डायग्राम बना रहा हूं। वो ऐसा बोलेगा, एक सर्कल है, उसकी जीवा ए बी है और रेडियस की वैल्यू दे रखी है r इक्वल टू दे रखा है 20, ठीक है। और इसने सेंटर पे क्या किया, एंगल बनाया 120। तो जल्दी से बताइए ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी। ये सीधा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया मैंने, 2021 में आया भाई, SSC 2021 का क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए ए बी अगर सेंटर पे 120 डिग्री बना रहा है तो ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √3r। ये लीजिए √3 × 20 √3 आंसर।
आप बताइए आपको कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, कितना सा टाइम लगेगा। मतलब अगर आपको चीज़ याद है तो 5 सेकंड, याद नहीं है तो फिर सॉल्व करते रहिए, आप कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देखिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि ए बी एक जीवा है, कॉर्ड है, उसने परिधि पे एंगल बनाया 60 डिग्री, तो ए बी की लंबाई बताइए यदि रेडियस 10 दी हुई हो। तो आप क्या करोगे, आपको याद है कि रेडियस जब r इक्वल टू 10 है, ठीक है, एंगल 60 डिग्री है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, r, आप लगा दोगे 10 आंसर की। 60 डिग्री पे सर ने बताया था r के बराबर होगा 90 पे √2r, 120 पे √3r, आपने लगाया 10 और क्वेश्चन हो गया गलत। अब आप कहोगे सर आपने तो यही सिखाया था टेबल के अंदर कि 60 डिग्री हो तो r, 90 हो तो √2r, 120 हो तो √3r। भैया सिखाया तो यही था, लेकिन मैंने कहा था कि ये जो एंगल है वो कहाँ होना चाहिए, एंगल होना चाहिए आपका सेंटर पे, और ये एंगल क्या सेंटर पे है, नहीं, ये परिधि पे है। तो पहले सेंटर वाला एंगल बनाइए। अगर ऊपर 60 है तो यहाँ बनेगा 120, यहाँ अगर 120 बनेगा तो ए बी की वैल्यू होगी √3r, यानी कि √3 इंटू 10, यानी कि 10√3, ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर। तो ध्यान रखना एंगल कहाँ होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, परिधि वाले एंगल के हिसाब से नहीं करना है क्वेश्चन, पहले सेंटर पे लाओ, उसके बाद वो तीनों की बात करेंगे। क्लियर। तो चलिए ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 10 नंबर लिखिए, हेडिंग लिखिए पैरेलल कॉर्ड्स, इनको बोलेंगे समांतर जीवा। क्या मतलब है पहले समझिए। देखिए दो केस स्टडी करेंगे इसके अंदर। पहला केस लेते हैं, इसको ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए दो जीवा है ए बी और सी डी, पैरेलल कॉर्ड्स के साथ आप थोड़ा सा ऐड और कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समांतर जीवा के बीच की दूरी, अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा हेडिंग से। देखिए ए बी और सी डी दो कॉर्ड से आपको पैरेलल दी हुई है, आपको बोल देगा ए बी की लंबाई ये है, सी डी की लंबाई ये है, तो दोनों के बीच की दूरी बताइए। अब ए बी और सी डी ऐसे भी हो सकती हैं, ये लीजिए ए बी उधर है, सी डी इधर है। सेकंड केस में ले रहा हूँ, ए बी और सी डी ऐसे भी तो हो सकती थी, ये सेंटर हमारा यहाँ हो जाएगा। तो दो अलग अलग केस है। पहले केस में क्या हो रहा है कि केंद्र से अलग अलग साइड में है, अपोजिट साइड में, यहां सेंटर के एक ही साइड में। तो केस 1 में लिख रहा हूं, व्हेन बोथ कॉर्ड्स आर, या व्हेन कॉर्ड्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, क्या लिखेंगे, जब जीवा केंद्र के विपरीत हो, या केंद्र से विपरीत हो, या केंद्र के, ठीक है, यहां लिखेंगे व्हेन chords are on the same side of center, जब जीवा केंद्र से समान दिशा में हो। ये समझने के लिए है, आप लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो हमने दो केस स्टडी कर ली कि एक बार तो ए बी और सी डी सेंटर के अलग अलग साइड है, और एक बार सेंटर के एक ही साइड है। हमें निकालना है ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस। तो कैसे निकलेगा देखिए। तो समझिए हमने क्या किया था, इसको मैं ओ एक्स मान रहा हूँ, इसको मैं ओ वाई मान रहा हूँ, समझते चलिए आप, ठीक है। ये लीजिए, तो यहाँ मुझे ये निकालना है, इसको मैं बोलूँगा D1 और इसको मैं बोलूँगा D2। अब D1 और D2 कैसे निकलेगा, तो सेंटर से
जीवा की दूरी निकालनी है तो हमने क्या कहा था कि ये ट्राइंगल लीजिए, इसके अंदर ट्रिपलेट लगाइए, D1 आ जाएगा। उसके बाद ये ट्राइंगल लीजिए, इसमें ट्रिपलेट लगाइए, D2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं D की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ D की वैल्यू हो जाएगी D1 प्लस D2। और D1 D2 कैसे निकलेगा, एक ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, इसमें ट्रिपलेट लग जाएगा, और एक आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, इसमें ट्रिपलेट लगा लीजिए। दोनों ट्रिपलेट लगेंगे, D1 D2 आ जाएंगे, दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ D क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको मैंने D1 मान लिया, और यहाँ से जो यहाँ तक है ये वाली चीज़, इसको मैंने D2 मान लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, D1 माइनस D2। कैसे निकलेगा D1 D2, तो देखिए यहाँ तो आप इसको ट्रिपलेट बना लीजिए, और यहाँ आप इसमें ट्रिपलेट लगा लीजिए ऐसे। तो दो ट्राइंगल है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में ओ इसमें और इसमें ट्रिपलेट लगाइए, या इसमें ट्रिपलेट लगाइए, D1 D2 आपके पास आ जाएंगे, या माइनस कर लीजिए, यहाँ ऐड कर लीजिए। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या कहता है, तो ये समझिए, देखिए इसमें अगर आपको D निकालना है, इस पूरे को हम बोलेंगे D, तो यहाँ D का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, वो होगा AB और CD का आधा, इस वाले केस में। और यहाँ D अगर आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, AB माइनस CD का आधा, इसका भी मोड ले लीजिए। कौन से केस के लिए, सेकंड के। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, दो AB और CD को जोड़ के आधा कर लीजिए इसमें, और डिफरेंस लेके आधा कर लीजिए इसमें। क्लियर, जब अलग अलग साइड में हो जोड़ के आधा, सेम साइड में हो तो डिफरेंस का आधा। तो ये ट्रिपलेट से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, पर इससे करोगे तो और भी ज़्यादा आपका फास्ट हो जाएगा। क्लियर, तो लिख लीजिए जल्दी से इसको। ये कहता है AB की वैल्यू 16 है, CD की वैल्यू 12 है, रेडियस की वैल्यू 10 है, जल्दी से D बताइए, दोनों जीवा के बीच की दूरी बताइए क्या होगी। तो आप क्या करोगे, आप डायग्राम बनाओगे एक अच्छा सा पहले तो। अब इसने ये नहीं बोला है कि वो सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है, तो हम कोई सा भी केस लेके चल सकते हैं। मान लेते हैं हम कि AB और CD क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहला केस ले लेते हैं हम अपोजिट साइड वाला। कहाँ है, विपरीत दिशा में है, तो हम विपरीत दिशा में मान लेते हैं। ये लीजिए, ये आपका AB हो गया, ये आपका CD हो गया। ये मैंने यहाँ 90 डिग्री मारा। AB की वैल्यू मुझे 16 दी हुई है, तो जल्दी से देखिए ये D1 है, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। रेडियस कितना दिया हुआ है मुझे, 10। ये 8 है, ये 10 है, तो D1 को कितना होना पड़ेगा, 6। तो D इक्वल टू मुझे पता है D1 प्लस D2 होगा, ये हो गया 6 प्लस। अब सेकंड वाले को देखते हैं। ये मैंने यहाँ बनाया, रेडियस हमें दिया हुआ है 10, CD की वैल्यू हमारे पास है 12, आधा कर लीजिए, ये 6, ये 10 है, ये 6 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा। और ये वैल्यू किसकी है, D2 की वैल्यू। क्लियर, ऐसे। तो D2 कितना हो गया, 8, दोनों को सम कर लीजिए, ये मेरा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से ना करके मैं डायरेक्ट जो बताया वो फॉर्मूला लगाता है, तो D की वैल्यू क्या आ जाती, AB और CD को जोड़ के आधा कर लीजिए। ये लीजिए 16 प्लस 12 को जोड़ के आधा कर लीजिए, ये हो गया है 24 और 4 28 का आधा, यानी कि 1414 आंसर। ऐसे भी 14 आ रहा है और ऐसे भी 14 आ रहा है, जैसे आपका मन करे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए इसी क्वेश्चन में अगर वो अपोजिट साइड ना होके सेम साइड में होता तो क्या करते, वो भी करके देख लेते हैं हम। देखिए ये मेरा D1 है, ये 10 दे रखा है, AB की वैल्यू 16 है तो आधा हो गया 8, ये 10 है, ये 8 है, तो D1 कितना हो गया, D1 मेरा आ गया 6। क्लियर, और इसी तरीके से ये लीजिए CD, तो मैंने यहाँ लिखा 10, ये लीजिए 90 डिग्री, और CD का आधा हो जाएगा मेरा 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 8, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो D मेरा क्या हो जाएगा, D2 माइनस D1 कर लीजिए, यानी 8 माइनस 6, 2 आंसर आ गया। डायरेक्ट मुझे करना होता तो D में डायरेक्ट कैसे करता, AB और CD का डिफरेंस लेके आधा कर लीजिए। डिफरेंस लीजिए, 16 में से 12 गया, आधा कर लो, 4 का आधा 2 मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे भी 2 ही आ रहा है और ऐसे भी मेरा 2 ही आंसर आता। तो ये हमने 10 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं सर्कल के। क्लियर, तो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं।
नेक्स्ट क्लास देखने से पहले आपको ये 10 पॉइंट एक बार रिवाइज करना है। ये जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो फिर अगले पढ़ने में मजा नहीं आएगा। क्लियर? तो सारे जब पॉइंट्स हम कर लेंगे सर्कल के, फिर हम एक साथ क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे। क्लियर? चलिए आज यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।